ओके। तो कल हमने इस स्लाइड पे रुके थे, और इस स्लाइड में हमने ये पढ़ने की कोशिश की थी कि एक तमाम हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हमने पढ़ी, देवर ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड चाहे वो हमने एडीएसएल देखा, इट वाज ब्रॉडबैंड। हमने केबल नेटवर्क देखा, दैट वाज ब्रॉडबैंड। हमने इसके बाद पॉन देखा, हमने ऑन देखा। ऑल ऑफ देम आर आर ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का क्या डेफिनेशन है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है, ब्रॉडबैंड का मतलब ये है, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले जो था दैट वाज मॉडेम, एंड द मैक्सिमम विच इट कैन सपोर्ट वाज 56 किलो। तो जो कुछ भी इसके से ऊपर है, इससे ज्यादा है, दैट वाज टर्म्ड एज द ब्रॉडबैंड। ठीक, दैट वाज नेम्ड एज द ब्रॉडबैंड। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने इसके इसके लिए, जैसे कि अगर ये तमाम की तमाम वायर्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज हैं, वायर्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन वी कैन अचीव वी कैन अचीव वायरलेसली एज वेल द ब्रॉडबैंड इन हाई स्पीड। जैसे मिसाल के तौर पे, इफ यू आर कनेक्टेड, यू आर यूजिंग द मोबाइल डेटा, you are using mobile data. Now, by using the mobile data, ladies and gentlemen, आप high speeds, definitely it will be in megahertz, ठीक है ना? It will be in some a few megahertz, maybe 10 megabit per second. You are getting a speed. So now it is in it is the broadband. एंड इसके लिए कोई आपने, जिस तरह के मिसाल के तौर पे, आपने जब एडीएसएल इस्तेमाल करते थे, या जब आप पॉन इस्तेमाल कर रहे होते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपके घर पे एक तार पहुंचा दी जाती है और उसके जरिए आप नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। लेकिन मोबाइल डेटा के लिए आपको पता है कि यू डोंट नीड एनी वायर। दैट द रीजन इट इज कॉल्ड वायरलेस। और कौन सी टेक्नोलॉजी इसके बैकएंड पे इस्तेमाल हो रही होती है? एनी सेलुलर टेक्नोलॉजी। इट माइट बी जीएसएम, इट माइट बी जीएसएम, जो कि ज्यादातर डेटा के लिए जीपीआरएस या एज, ईडीजीई को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा, जीएसएम के अलावा, इट कैन बी यूएमटीएस। जीएसएम को 2G टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना आइडिया होगा कि 2G किसे कहते हैं, ठीक है ना? तो दैट इज दी यूएमटीएस। यूएमटीएस में भी इंप्रूवमेंट्स आई, और इसमें आपको एचएसपीए मिला। एचएसपीए विच इज हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। तो आप ब्रॉडबैंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इसका मतलब है। इसके बाद यूएमटीएस, जिसको आप 3G भी कहते हो। इसके अलावा आपको पाकिस्तान में बास कंपनी एलटीई भी देती हैं, विच इज एलटीई या एलटीईए, यानी कि एलटीई एडवांस। तो दिस इज दी एलटी, स्पेशली एलटीई एडवांस इज द 4G। तो these are the different technologies which provide you data at high speed, data at high speed using cellular technologies, and called as the wireless broadband, and called as the wireless broadband। बात समझ आ गई? अब इसके लिए क्या जरूरी होता है लेडीज एंड जेंटलमैन? किस हालात में ये ज्यादा बेहतर है? ठीक है, आपके अर्बन एरियाज में भी ये इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ज्यादातर इसकी रूरल एरियाज में ज्यादा वैल्यू है। क्योंकि कंपनीज जो हैं, लाजमी तौर पे कोई भी कंपनी खुदाई खिदमतगार नहीं होती। वो उस जगह पे अपना नेटवर्क बिछाती है जहां पे उनको पता होता है कि जी हमें रिटर्न मिलेगा, हमें फायदा मिलेगा। तो मिसाल के तौर पे एक गांव है, एक बलूचिस्तान का कोई इलाका है, या सिंध का कोई इलाका है जहां पे दूर दूर तक कोई घर नहीं है। वहां पे कोई भी कंपनी, चाहे वो पीटीसीएल हो, चाहे वो नयाटेल हो, या कोई भी हो, वो नहीं वहां पे नेटवर्क बिछाएंगे। तो उस जगहों पे इस किस्म की टेक्नोलॉजी माइट बी ए गुड ऑप्शन। समझ आ गई? और उसके लिए उसके बैकएंड पे क्या होता है, जिस तरह के आपको पता है कि वायर में ही आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है, यहां पर भी आपके सेलुलर नेटवर्क के पीछे आपका एक सर्विस प्रोवाइडर
मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं आईएसपी, आपको पता है, लेकिन हम उसके साथ नॉर्मली लगाते हैं WISP, यानी वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अब वायरलेस सर्विस प्रोवाइडर तो यूफोन भी है, वायरलेस जो जो भी मोबाइल डेटा आपको देता है, इसका मतलब कि बैकएंड पे उनके वायरलेस एक्सेस, वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मौजूद। बात समझ आ गई? यासिर, यासिर, फातिमा, हरीम, तहरीम, जी, बात मेरी समझ आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कर लें। ओके, तो दैट इज अबाउट दी वायरलेस। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, तो जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, बल्कि कल हमने जब स्पेशली CIA की बात की थी, तो आप लोगों ने उसमें काफी इंटरेस्ट शो किया था, विच इज नाइस टू टू हियर, कि जी आप लोग को नेटवर्क सिक्योरिटी पसंद है। क्या है CIA? कल हमने पढ़ा था, कौन कल ही पढ़ा था या परसों पढ़ा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन नेटवर्क सिक्योरिटी, CIA। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या मतलब है इनका। तो चलें, although कि हमने इनको डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था, लेकिन चले आज हमारे पास स्लाइड इससे थोड़ी सी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बस ये चैप्टर आज खत्म हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट वीक में नया चैप्टर स्टार्ट करें। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा उसके बारे में, लेकिन स्टार्ट हम नया चैप्टर नेक्स्ट वीक ही करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर में हर कोई, चाहे वो लेमैन है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई एजेंसीज हैं, पुलिस है, आर्मी है, वगैरह वगैरह, सब के सब चाहते हैं कि उनके उनके डेटा को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई भी ना खराब कर सके। मिसाल के तौर पे आप कभी भी नहीं चाहते कि आप बातें कर रहे हैं और रास्ते में कोई सुन रहा हो। आप कभी भी नहीं चाहते कि आप अपने बैंक को कोई भी रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट का मतलब है पैसे, कहेंगे जी मेरे अकाउंट से पैसे मेरे भाई के या मेरी बहन के अकाउंट में या मेरे वालिद के अकाउंट में या मेरी वालदा के अकाउंट में डाल दो, और पता चले कि जी वो तो किसी और के अकाउंट में चले गए, तो डेफिनेटली नो बडी वॉन्ट्स। क्योंकि आप सारा का सारा, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस तो इंटरनेट पे है, जितना फिजिकल है। जैसे आप सोचते होंगे कि अमेजॉन तो शायद पूरा न्यूयॉर्क में बड़ी दुकान होगी, नहीं, लेकिन उसका बिजनेस बहुत बड़ा है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर। इवन मिसाल के तौर पे चले हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है, आपके पूरे की पूरी फीस का रिकॉर्ड जो है वो CMS के सर्वर पे मौजूद है। तो अगर ये कंप्रोमाइज मशीन है, यानी सिक्योरिटी नहीं है, तो इस दो काम हो सकते हैं। एक तो आप जैसे तगड़े स्टूडेंट, जिसका भी F होगा वो उसको A कर लेगा, जिसका D होगा वो उसको A- बना लेगा, और हमारा जो मैनेजर साहब होंगे जो आपको डिग्री देंगे, तो आप कहेंगे देखो मैंने तो सारे F लिए थे टीचर से, यहाँ तो सारे लाइन लगी हुई है A की, इसका मतलब वो सिक्योर नहीं है। तो लाजमी तौर पे यूनिवर्सिटी ये कभी भी, क्योंकि इससे उनकी क्रेडिबिलिटी का कुछ नहीं रहेगी, वो उनके पास कोई आएगा नहीं कि जी यहाँ तो F लो और A मिलता है, और A लो तो F मिलता है। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी वांट्स दैट इट शुड बी सिक्योर। इसी तरह नंबर 2 एग्जांपल आपको दूं, कि आपने कहा कि आप फीस जमा ही ना कराएंगे, तो वो तो लाजमी तौर पे एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें पता चलता है कि जी इस बंदे ने अपने पैसे जमा कराए हैं और इसने नहीं कराएगा। तो लाजमी तौर पे वहां पे कोई टिक होगा, जो टिक आपके नेम के अगेंस्ट लग जाता होगा कि जी इसने पे किया और इसने नहीं किया। तो अगर जाके आप उसको टिक खुद कर लें घर से बैठे हुए, तो फिर इसका मतलब यूनिवर्सिटी तो खसारे में ही जाएगी, कि पैसे वहां पे कुछ भी नहीं आएंगे, और पता चलेगा फीस तो सबने जमा कराई हुई है। तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में,
कि आपका नेटवर्क सिक्योर। अब मेरी बात समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन आपकी तरफ से? फातिमा, हरीम, तहरीम एंड यासिर। ओके, तो हमने कहा कि जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कि हमने अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है। अब सिक्योरिटी का हम हम सिक्योरिटी का बेसिक अगर डेफिनेशन करें हरीम, तो हमने कहा कि जी आप क्या चीजें प्रोवाइड करो, ये तीन चीजें कम से कम प्रोवाइड करो। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब आपने पूछा मुझसे, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आप यहां से जो कुछ भेजें, मिसाल के तौर पे आप यहां से कोई ईमेल भेजते हो या कोई व्हाट्सएप का मैसेज भेजते हो फॉर एग्जाम्पल, तो रास्ते में उसको कोई भी अगर पकड़ भी ले तो उसको रीड या लिसन या व्यू ना कर सके। इस अमल को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कौन यूजर है जो ये तीन चीजें नहीं चाहता? हर कोई चाहता है कि जी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं यहां से ईमेल करूं और रास्ते में मुझे कोई भी मे बी सीएमएस ऑपरेटर आपको कहे या सीएमएस का स्टाफ आपको कहे या आपके आईएसपी आपको कहे कि जी आपने तो ये ईमेल की थी या ये व्हाट्सएप किया था ये, या ये आपने फेसबुक पे आपने भेजा। नो, तो दिस इज कॉल्ड एज दी कॉन्फिडेंशियलिटी। और इसके लिए मैंने बताया था, शायद आप उस क्लास में नहीं थी, कि यहां से आप भेजने से पहले क्या कर देते हैं, जो कुछ भी आप भेज रहे हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, आप उसको क्या कर देते हैं, आप उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। आप उसको क्या कर देते हैं? इनक्रिप्ट कर देते हैं, यानी तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप, आसान एग्जांपल देता हूं, कि अगर आपने ABCD भेजा, तो बड़ा ही सिंपल, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, तो आप हर वर्ड को 4 से इंक्रीज कर देते हैं या 3 से इंक्रीज कर देते हैं। तो A विल बिकम D, B विल बिकम E, C विल बिकम F एंड D विल बिकम G। तो अब क्या हो गया कि आपने लिखा तो ABCD, लेकिन आपके सिस्टम ने उसको DEFG बना दिया। तो अगर वो कोई इसको रीड कर भी ले तो उसको कोई समझ नहीं आएगी कि भाई यहां से सवेरा ने क्या भेजा है। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है इसको कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, और जो आपका चेंज टेक्स्ट होता है या इंफॉर्मेशन होती है इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट। तो साइफर अगर कोई पकड़ भी ले तो वो नहीं उससे समझ सकता कि क्या चीज है। क्लियर होगी मेरी बात? ओके। फिर जो यूजर होता है एंड पॉइंट पे, दूसरे डेस्टिनेशन होता है, वो इस साइफर टेक्स्ट को हासिल करता है और उसको पता होता है कि इसको 3 से इंक्रीज किया गया है, तो वो डी को ए बना देता है, ई को ए बी बना देता है, एफ को सी बना देता है और जी को डी बना देता है। और वो समझ जाता है कि जी मुझे मेरे सोर्स ने ABCD भिजवाया है, और इस अमल को कहते हैं डिक्रिप्शन। अब बात समझ आ गई? तो दिस इज दी नंबर 1 सिक्योरिटी में टास्क। नंबर 2 क्या है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि ओके, इंटीग्रिटी का मतलब यह है कि आपने यहां से मिसाल के तौर पे अपने बैंक को, जी आपने अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट किया कि लेट करें मेरे अकाउंट से 1000 रुपीज किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दो। ठीक है, लेकिन अगर रास्ते में उसको कोई तब्दील कर दे और 1000 के आगे सिर्फ 3 जीरोस और लगा दे, क्योंकि आपको पता है जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो अगर 3 जीरो लगा दिए जाए तो दिस 1000 विल बिकम 1 मिलियन। तो आपके अकाउंट से तो 1 मिलियन निकल जाएगा। आप फिर चीखते रहेंगे मैंने तो नहीं कहा, बैंक कहेगा नहीं देखिए मेरे पास तो आपका ही मैसेज आया है
यही इंस्ट्रक्शन आई है कि आपके अकाउंट से 1 मिलियन जो है वो किसी दूसरे अकाउंट में डाल दिए जाएं। या ये भी हो सकता है कि आपने कहा है कि अकाउंट ए से अकाउंट बी में डालें और रास्ते में इसको कोई पकड़ के बी को किसी दूसरे के अकाउंट नंबर डाल दे, तो किसी और के पैसे पास पैसे चले जाएंगे, आपको तो नहीं पता वो किसका अकाउंट है। तो इस अमल को के लिए जरूरी है कि आपके बैंक को ये पता चले कि ये वही मैसेज है जो यूजर ने भेजा है, या ये रास्ते में किसी ने तब्दील, चेंज, अल्टर किया हुआ है। इस अमल को कहते हैं इंटीग्रिटी। मैसेज चेंज कैसे करते हैं? ये आसान का काम है। क्वेश्चन ये पूछा गया कैसे चेंज करती हैं। आसान सी बात ये है कि आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे बैठी हुई, ये आपका लैपटॉप है, आप कह रही हैं जी आपने अपने बैंक को कुछ इंफॉर्मेशन भेज रही है, आपको पता है कि आपकी ये इंस्ट्रक्शन आपके इस एक्सेस रूटर के पास जाएगी। अगर यहाँ रास्ते में मैं बैठ जाऊं और आपको बताऊं कि आपका एक्सेस पॉइंट मैं हूं, तो आप मुझे लाजमी तौर पे अपना डेटा फिर मुझे देना शुरू कर देंगे। जब आप मुझे देंगे तो जो भी मैं तो यहाँ को पढ़ सकता हूं। तो आप यहाँ पे लिखा होगा आपने 100, 1000, मैं उसके आगे 3 जीरो और लगा के इसके हवाले कर दूंगा और इसके जरिए आपके बैंक चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका डेटा मैंने यहां से क्या कर दिया है, तब्दील कर दिया है, अल्टर कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो यूं बैंक धोखा खा सकता है। इसलिए सिक्योरिटी में ये इंपॉर्टेंट है कि बैंक को ये पता चले कि रास्ते में इसको तब्दील किया गया है या नहीं किया गया। अब बात समझ आ गई? तो इस अमल को कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन दी मिडल अटैक। वो फिर आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लें तो फिर बताएंगे ना, सारी चीजें तो यहां नहीं बताएंगे, ठीक है, वरना कोर्स बदल जाएगा। जी, एनी क्वेश्चन? शाबाश। नो क्वेश्चन? आगे बढ़ूं? चलें जी, ठीक है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जो जिस मशीन का काम है वो काम अंजाम दे। जैसे मिसाल मैंने ये दी थी लास्ट टाइम कि अगर आप ये ज्यूम कर लें कि ये डेटाबेस सर्वर है किसका, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पिशावर का, जिसका काम ये है कि साल में एक दिन, सिर्फ एक दिन, एफएससी का मिसाल के तौर पे रिजल्ट जितने भी यहाँ पे लेट करेंगे 1 मिलियन, लेट इट बी 1 मिलियन स्टूडेंट्स हैं, उनको रिजल्ट दिखाएं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, काम है उसका। लेकिन अगर आप इस मशीन को किसी तरीके से, आप जैसा कोई बंदा इस मशीन को, क्योंकि इस मशीन की अपनी एक खास प्रोसेसिंग पावर है ना, जितनी भी है, लेकिन है फाइनाइट, अगर आप इसको किसी और कामों में लगा दें तो फिर ये उस कामों में लगे रहेगा, तो लोग इसको रिजल्ट की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये जवाब नहीं देगा। इसका मतलब है कि नॉन अवेलेबल हो गया है, ये डिनाइल में चला गया है, ये काम नहीं कर रहा। आदो कि आपको नजर तो आएगा कि बिजली भी खा रहा है, चल भी रहा है, लाइटें भी जल रही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यूजर्स आपको कहेंगे कि जी हम तो इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो इस अमल को कहते हैं कि अवेलेबिलिटी नहीं रही। तो ये तीन चीजें, अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़नी है तो ये तीन चीजें हमें इंश्योर करनी होती। जी, क्लियर हो गया आपको? अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि जी सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि हमारे अगर मिसाल के तौर पे कोई भी सर्वर है, उस सर्वर को इंटरनली भी खतरा है और एक्सटर्नली भी खतरा हो सकता है। जैसे मिसाल अभी मैंने आपको दी कि एज्यूम कर लो कि ये आपका वो सीएमएस का सर्वर है, जिसके ऊपर आपके रिजल्ट्स हैं, जिसके ऊपर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो उसको कोई शख्स इंटरनली भी, मिसाल के तौर पर इस वक्त हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो हम ये अंदर से यहीं से बैठ के इस सर्वर तक क्या नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं।
तो इसको कहेंगे हम कि ये कौन सी की थ्रेट है, इंटरनल थ्रेट है। और ये भी हो सकता है कि आप अपने घर से बैठे हुए किसी दूसरे शहर से बैठे हुए, किसी दूसरे मुल्क से बैठे हुए इस तक रसाई हासिल करें और इससे अपनी मर्जी के काम करवा लें। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल थ्रेट। कुछ बात समझ आ रही? तो समझ आई कि क्या फर्क होता है कि थ्रेट्स दो किस्म की हैं सिक्योरिटी की। एक इंटरनल थ्रेट्स, वो खतरा जो जो कि आपकी आपके रिसोर्सेज के लिए, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं एसेट्स है, क्या कहते हैं, डिजिटल एसेट्स। तो हमारे डिजिटल एसेट्स के लिए थ्रेट्स इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। जी, एनी क्वेश्चन? तो चाहे नेटवर्क छोटा है, बड़ा है, उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेटवर्क्स रिगार्डिंग द साइज, रिगार्डलेस ऑफ द साइज। यानी कि छोटा है तो इसको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, और ये बड़ा है इसको सिक्योरिटी की जरूरत है, सबको सिक्योरिटी की जरूरत है, इसलिए तो यहाँ जॉब्स ज्यादा है। फिर कहता है द नेटवर्क सिक्योरिटी दैट इज इम्प्लीमेंटेड मस्ट टेक इनटू अकाउंट द इन्वायरमेंट व्हाइल सिक्योरिंग द डेटा। इसलिए डेटा को सिक्योर कर रहे हो कि मेरे डेटा को कोई करप्ट ना कर दे। जैसे मिसाल तो एक बैंक है, उसमें आपके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, पता चलता है कि आप 2 दिन के बाद जाते हैं बैंक में, तो आपने लेट करें कि 1 मिलियन रखा, पता चला कि 2 जीरो किसी की वजह से किसी ने हटा दिए, तो 1 मिलियन से तो वो 10,000 हो जाएंगे। आप तो एकदम शॉक्ड हो जाएंगे कि जी मैंने तो 1 मिलियन। और वो बंदा कहेगा हाँ मेरे सामने तुमने वन लेट करें कि आपने 1 मिलियन जमा कराए हैं, कागज भी आप दिखाएंगे, देखो ये मैंने 1 मिलियन जमा कराए हैं, क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे तो आपके 10,000 नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपका सिक्योर डेटा को सिक्योर करना बड़ा जरूरी है। जैसे भी मैंने कहा आपके रिजल्ट्स को सिक्योर करना बड़ा जरूरी है। इस तरह मिसाल के तौर पे कोई बैंक है, एफबीआर है, कुछ भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर हर कोई चाहता है कि उसका डेटा सिक्योर हो, उसको कोई ना कोई तब्दील कर सके, ना उसका कोई एक्सेस कर सके। लाजमी तौर पे नहीं चाहते। मिसाल तो क्या ये सही चाहती है कि आप उसके तमाम जितने भी लोग काम कर रहे हैं, या एमआई चाहती है कि जितने भी लोग, चाहे वो सिविलियन है चाहे वो आर्मी मैन है, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाए? नहीं। तो इसको कहते हैं डेटा एक्सफिल्ट्रेशन। डेटा एक्सफिल्ट्रेट कोई नहीं करवाना चाहता, बट स्टिल अलाउइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट इज एक्सपेक्टेड बाय द नेटवर्क। क्योंकि सबसे तगड़ा मेथड ये है किसी भी नेटवर्क को सिक्योर करने का कि आप उसको बंद कर, आप उसको बंद कर दें, बिजली उसके पीछे से निकाल देंगे जी बस, कोई भी नहीं ले सकेगा। लेकिन ये हल नहीं। मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं आजकल कि मुख्तलिफ बिजनेसेस काम कर रहे हैं, तो वो आपको ऑनलाइन आप तक पहुंचते हैं। तो अगर वो बंद कर दें तो फिर तो उनका बिजनेस ठप हो गया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कहता है कि जी सिक्योरिंग द नेटवर्क इन्वॉल्व्स मेनी प्रोटोकॉल्स। तो इस काम के लिए बहुत से प्रोटोकॉल काम करेंगे, टेक्नोलॉजीज काम करेंगे, डिवाइसेस काम करेंगे, टेक्निक्स काम करेंगे, जो कि आपके डेटा को सिक्योर करेंगे और अटैक्स को, थ्रेट्स को कम करेंगे, मिटिगेट करेंगे। तो जितने भी सम ऑफ द थ्रेट्स होती हैं उनको हम कहते हैं थ्रेट वेक्टर। क्या कहते हैं? थ्रेट वेक्टर। जितनी भी थ्रेट्स हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ये तरीका भी हो सकता है, ये इससे भी नुकसान पहुंचा सकता हूं, इससे भी पहुंचा सकता हूं, इससे भी पहुंचा सकता हूं, वट एवर दिस नंबर इज, दैट इज कॉल्ड थ्रेट वेक्टर। थ्रेट वेक्टर। उनमें से जैसे मैंने बताया, कुछ थ्रेट जो होंगी वो इंटरनली पॉसिबल होंगी और कुछ जो है वो एक्सटर्नली पॉसिबल होंगी। तो हम कहेंगे ये इंटरनल थ्रेट्स हैं और ये एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं। ओके। तो यहां पे बात की गई है कि आप एक्सटर्नली कैसे कर सकते हैं थ्रेड से।
के जरिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। भैया आप उसकी तरफ वायरसेस भेज दें। हमने पढ़ा था मालवेयर, याद है ना, हमने पढ़ा था मालवेयर्स। तो आप उसको, मालवेयर क्या करेगा, उसको खराब कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे लास्ट वीक मेरे साथ भी ये काम हुआ कि मैं, बल्कि शायद आपने ऑब्जर्व भी किया हो कि एक दिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो माउस जो था वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, वो खुद ही मूव कर रहा होता था। कोई फाइल खुल रही होती थी, कोई बंद हो रही होती थी, तो क्या, मेरे कंप्यूटर में मालवेयर। तो एक और लाइन तो वो मालवेयर मुझे कहीं से भेजा गया होगा। तो एक तरीका है कि जी आप वायरसेस किसी की तरफ भेजें, वॉर्म्स भेजें, ट्रोजन्स भेजें, स्पाईवेयर्स भेजें, एडवेयर्स भेजें, ये सब के सब मालवेयर्स कहलाते हैं। मालवेयर का मतलब होता है, माल का मतलब मिलिशियस, और वेयर का मतलब है सॉफ्टवेयर, यानी मिलिशियस सॉफ्टवेयर। तो ये सारे के सारे जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दे आर दी मिलिशियस सॉफ्टवेयर। आपका क्वेश्चन इस वक्त ये है कि जी जिसने मालवेयर भेजा उसको क्या फायदा है। तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जिस तरह ये आ, आपके दुश्मन होते हैं, तो आप उनको क्या पहुंचाना चाहते हो, नुकसान। तो अगर एक तो आज आज के दौर में ये एक जंग है, जिस तरह के फौजें लड़ती हैं ऑन दी बॉर्डर्स, इसी तरह जो साइबर के लोग होते हैं, साइबर अटैकर्स होते हैं, वो दूसरे के डिजिटल एसेट को नुकसान पहुंचाकर उस मुल्क को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को या उस डिपार्टमेंट को, मिसाल तो एक बैंक दूसरे बैंक को नुकसान पहुंचाना चाहता है, या करीम जो है ऊबर को पहुंचाना चाहता है, डेफिनेटली उनको फायदा होगा कि दूसरा नुकसान में चला जाए। तो इट माइट बी, और ये भी हो सकता है कि मैं एक मालवेयर लेकर आऊं, तो लाजमी तौर पे अगर दुनिया उससे अफेक्ट होती है तो मैं उसी का, क्योंकि मुझे तो पता है कि किस तरह काम करता है, मैं उसी का एंटी मालवेयर ले आऊंगा, तो लोग वो मुझसे फिर खरीदेंगे। तो वजह होती है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद हमने कहा जीरो डे अटैक्स। जीरो डे अटैक्स, जीरो डे अटैक्स का मतलब होता है न्यू अटैक्स, जिसकी कोई रुकावट किसी के पास भी नहीं होती। क्योंकि जो पुराने होते हैं उसके लिए तो अलर्ट करें आपने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप उससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जीरो डे वाला का मतलब है कि इट इज फ्रेश। तो जो फ्रेश अटैक होता है उसका डिफेंडर को पहले से पता नहीं होता, तो वो अपना काम कर सकता है। फिर हमने अभी मैंने आपको बताया कि थ्रेट एक्टर, थ्रेट एक्टर किसे कहते हैं, थ्रेट एक्टर कहते हैं अटैकर को। थ्रेट एक्टर किसे कहते हैं, हैकर को। थ्रेट एक्टर किसे कहते हैं, एडवर्सरी को, जो नुकसान दे, उसे क्या कहते हैं साइबर सिक्योरिटी के टर्म में, थ्रेट एक्टर। तो थ्रेट एक्टर क्या करता है, अटैक करता है। हम देखेंगे कि ये थ्रेट एक्टर ब्लैक हैट भी हो सकता है, ये ग्रे हैट भी हो सकता है, ये व्हाइट हैट भी हो सकता है, ये किडी भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसके बाद हमने अभी पढ़ा अबाउट दी डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस का क्या मतलब है कि जैसे अभी मैंने बताया था कि बोर्ड का सर्वर है, जिसका काम यह है कि लोगों को रिजल्ट दिखाए। अगर आपने उसको रोक दिया तो तुम नहीं दिखा सकते हो, आपने बिजी कर दिया उसको, तो इस किस्म के अटैक को क्या कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जी। ऑनलाइन स्टूडेंट फातिमा, हरीम, तहरीम, यासिर, कोई क्वेश्चन। नो सर। ओके, समझ आ रही है, यस सर। गुड। ओके, नाइस जी। तो अब आपको डिनाइल ऑफ सर्विस, इसी तरह डेटा इंटरसेप्शन, डेटा आपका रास्ते में कोई इंटरसेप्ट कर ले। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल पिछले स्लाइड में दी कि भी इट इज वेरी इजी कि आपके डेटा को रास्ते में कोई रोक ले, रोकने के बाद उसकी मर्जी है कि उसको चेंज करता है
या उसको उसी तरह आगे जाने देता है। तो दिस इज कॉल्ड डेटा इंटरसेप्शन। चाहे तो वो डेटा को इंटरसेप्ट करके अपने पास स्टोर कर ले, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द डेटा थेफ्ट, डेटा थेफ्ट। उसके बाद है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब ये होता है कि आप जो भी यूजर हो, आप जो भी यूजर हो, मिसाल के तौर पे एक यूजर यहां बैठा हुआ है, वो चाहता है कि वो अटैक तो करे, लेकिन उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे नजर ना आए, ना पता चले कि यहाँ से किसने ये, किस नेटवर्क से ये अटैक हुआ है, या किस शख्स ने ये अटैक किया है, ये पता, या किस मशीन से ये अटैक किया गया है, ये पता नहीं लगना चाहिए। इस किस्म के अटैक को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके। फिर ये तो सारे के सारे दूर से किए जाते हैं, रिमोट से किए जाते हैं। रिमोट से मतलब ये नहीं है कि डिवाइस, रिमोट का मतलब दूर से किए जाते हैं, आपके नेटवर्क से बाहर से किए जाते हैं। इंटरनल कौन से हो सकते हैं? इंटरनल ये हो सकता है कि आपका कोई, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्या कोई ये सर्वर यहां से उठा के अपनी गाड़ी में रख कर ले जा नहीं सकता? ले जा सकता है। तो इसको कहते हैं स्टोलन डिवाइस। या यहाँ पे अपनी आजकल तो आपको पता है कि बड़े साइज की फ्लैश मेमोरीज अवेलेबल हैं, उसमें उसमें कॉपी करे और ले जाए, तो ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो हमारा यूजर है उससे गलती से कुछ मिस यूज हो जाए, एक्सीडेंटल मिस यूज। उसने एक फाइल को क्लिक किया और गलती से उसने डिलीट प्रेस कर हो गया, उससे नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, तो लॉस तो हो गया है, डेटा का लॉस तो हो गया है। हम्म? इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय खफा हो आपसे, मिलिशियस हो, जानबूझ के वो आपसे नफरत करता है, उसको कोई मसला है, आप उसकी तनख्वाह नहीं दे रहे, वो आपका 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 डेटा खराब करता है, तो दैट इज इंटरनल। बात समझ आ गई? देन इज दी, जी, अब ये तो थे अटैक्स की बात। याद रखो कि साइबर सिक्योरिटी में या नेटवर्क सिक्योरिटी में मुख्तलिफ किस्म के रोल्स हैं। जो अभी हम पढ़ रहे थे ये अटैकिंग रोल्स हैं, यानी कि अटैकिंग का मतलब है ऑफेंस है। क्या है? ऑफेंस है। लाजमी तौर पे जब ऑफेंस होता है रोल में, तो इसका अपोजिट क्या होता है? डिफेंस। तो ये ऑफेंसिव रोल्स भी आप, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो गुड, जिसको नॉर्मली रेड टीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड टीम। जो लोग अटैकिंग टीम का हिस्सा होते हैं, दूसरों पे अटैक्स करते हैं, उनको क्या कहते हैं? अटैकिंग टीम। और नॉर्मली ये काम में भी अनएथिकल है, अनएथिकल हो सकते हैं। ठीक है? किसी की मर्जी के बगैर आप उस पर अटैक कर रहे हैं तो एथिकल तो ना होगा ना, अखलाकियात तो इसमें नहीं शामिल हो सकती। ओके। दूसरा क्या है? डिफेंस। तीसरा जो है वो है कि है तो अटैकिंग रोल, लेकिन लेकिन इजाजत से। है तो अटैकिंग रोल लेकिन एथिकल। जिस तरह मिसाल के तौर पे अच्छी एग्जांपल इसकी आपने सुना होगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग कि ये यूजर खुद कहता है मुझ पे अटैक करो और चेक करो कि मेरी चीजें ठीक है कि नहीं है, उनमें कोई कमजोरियां तो नहीं है, वुलनरेबिलिटीज तो नहीं है। तो इसको कहते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, या इसको पिंग टीम भी कहते हैं। इसके अलावा आप इंसिडेंट इंसिडेंट जब हो जाए, अटैक हो जाए, तो डिफेंडर से भी पहले एक टीम होती है जो कि रिस्पॉन्स देती है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। अटैक जब मिसाल के तौर पे, अगर आपको याद होगा कि चंद साल पहले हमारी, बल्कि स्कूल पे भी अटैक हुआ था एपीएस पे, और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में पर भी अटैक हुआ था।
तो आपने देखा कि उसी वक्त क्या पुलिस को बुलाया गया था। ओके। पांचवा जो रोल है वो होता है फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक। यानी इनका काम ये होता है कि ये कोई भी अगर जुर्म हो जाए साइबर की दुनिया में तो उसकी ये डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। देखिए ना, पुलिस भी क्या करती है, पुलिस भी यही करती है कि जब भी कोई जुर्म हो जाता है तो वो सबसे उनका सबसे पहला काम क्या होता है कि वो एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, ताकि वही एविडेंसेस जज के सामने पेश की जाती हैं और उस बंदे को सजा हो जाती है। तो लाजमी तौर पे साइबर सिक्योरिटी में तो कोई छुरी नहीं इस्तेमाल होती, कोई बंदूक नहीं इस्तेमाल होती, यहाँ पे तो साइबर अटैक्स होते हैं। तो उनके लिए लाजमी तौर पे पुलिस ये काम नहीं कर सकती। आप ऑर्डिनरी पुलिस है, आप जैसे लोगों को ट्रेन किया जाता है जो कि वही एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन चैट में कोई मौजूद है? सर 4 और 5 को रिपीट कर दें या सर अफनान, या सर जवाब वापस लें। 4 और 5 का मतलब ये है, 5 तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले, कि जब भी कोई, मिसाल के तौर पे कोई आपका डेटा लॉस करा दिया गया, या आपको पता चला कि आपका डेटा जो है वो कोई यहाँ से कॉपी करके ले गया है, तो लाजमी तौर पे आप उसको माफी तो नहीं मिलेगी, उसने क्राइम किया है। तो इस क्राइम के लिए आपके जिसमें पुलिस है उसी तरह के लोग, टेक्निकल लोग, पुलिस तो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल लोग ये चीज मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये नुकसान किसने दिया, उसके बारे में तमाम के तमाम एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे। जैसे आसान एग्जांपल लेते हैं, आप देखोगे आजकल पुलिस जिसको भी पकड़ती है पहले कहती है कि अपनी मोबाइल दो, अपने लैपटॉप्स दो। क्यों? क्योंकि उससे वो ये देखना चाहते हैं कि आपने किस किस को, मिसाल के तौर पे ईमेल की, किसको आपने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे, किसको आपने फेसबुक के जरिए, किसको आपने ट्विटर के जरिए कनेक्ट किया, ताकि उनको पता चल सके कि आपके कनेक्टिविटी, आपके ताल्लुक किन लोगों से है। तो ये ऑल कम्स अंडर दी डिजिटल फॉरेंसिक। सर 4 समझ, ओके हरीम, 4 को दोबारा देखिए। 4 को इंसिडेंट रिस्पांस टीम की बात कर रही है हरीम। देखिए मैंने अभी आपको एग्जांपल ये दी थी कि कुछ साल पहले हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल था, इस पे अटैक हो गया था। तो आप मुझे जवाब देंगे, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये उसी वक्त जब पता चला लोगों को, यानी गवर्नमेंट को, कि जनाब ये स्कूल अंडर अटैक हो गई है, तो किसको कॉल की गई, किसको भेजा गया कि जाके इस स्कूल को रिस्पांस दो, इन दहशत गर्दों को, टेररिस्ट को जवाब दो, उनसे ये चीज अपनी छुड़ाओ, किसको भेजा गया था? तो चलें, क्वेश्चन पूछा है यहां से तहरीम ने, तो तहरीम से पूछेंगे कि शी इज इंजीनियर, तो हम उससे पूछेंगे कि किसको भेजा गया होगा। तो हरीम ने कहा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि पुलिस एंड आर्मी को, एंड आंसर है कि नहीं, ना पुलिस को भेजा गया ना आर्मी को भेजा गया, क्योंकि ना पुलिस इस काबिल है और ना आर्मी का ये काम है कि वो ये काम कर सके। क्योंकि आर्मी को तो कहोगे तो वो कहती है अच्छा कोई मसला नहीं, अभी हम अपने टैंक लाते हैं, 4 गोले गिराएंगे सारे मर जाएंगे, सारे दहशतगर्द मर जाएंगे। उनकी तो ये ट्रेनिंग है। या कहेंगे हम अपनी तोप लेकर आते हैं, तो एक दो चार गोले अंदर गिराएंगे, सारी स्कूल खत्म हो जाएगी, सारे दहशतगर्द मर जाएंगे। नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है। इसी तरह एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आपने सुना होगा कई दफा जहाज, एरोप्लेन्स को किडनैप कर लिया जाता है। जो दहशतगर्द होते हैं वो जहाज को किडनैप करके किसी भी एयरपोर्ट पे उतार लेते हैं और फिर अपनी मुतालबात अब गवर्नमेंट्स के सामने रखते हैं। कभी सुना है? हाईजैकर जिसे कहते हैं। तो हाईजैकर, जब मिसाल के तौर पे किसी जहाज को हाईजैक कर लिया गया, तो उसको लाजमी तौर पे मुल्क ने, जिस मुल्क में वो उतरा हुआ है, वो उसको छुड़ाने की कोशिश तो करेगा। तो छुड़ाने के लिए पुलिस को बुलाओगे, रेंजर्स को बुलाओगे, किसको बुलाओगे? जी तहरीर, हरी।
शाबाश, कम ऑन, एनी आइडिया? किसको? इसका मतलब है कि कमांडोज को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? कमांडोज को भेजा जाता है कि जाओ ये काम करो। आप कह सकते हो कि हरीम कह सकती है कि जी कमांडो भी तो आर्मी के ही लोग हैं, अगर कहना चाहो तो ठीक, लेकिन दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल, जो कि ये नहीं कहते कि जनाब हमें टैंक दो कि हम जाके अटैक करें। जहाज में अगर 4 दहशतगर्द हैं और 500 मरीज वो हैं, मुसाफिर हैं, तो हमें दो एक टैंक, अभी ये गोला गिराते हैं जहाज पे तो तमाम दहशतगर्द मर जाएंगे, नहीं। वो इस तरह का ट्रेंड होते हैं कि वो इन दहशतगर्दों को इस तरह डील करते हैं कि वो उनको मार भी देते हैं, उनको रोक भी लेते हैं, और अपना मकसद भी हासिल कर लेते हैं। ऐसा ही है ना? क्या ख्याल है हरीम? तो यहां पर भी एपीएस में आपने अपने कमांडोज को आगे लेकर आए थे। आप हाईजैकर के सामने अपने कमांडोज के लेकर जाते हैं, तो जी हरीम मेरी इस बात से एग्री कर गई, उसने कहा यस सर। अगर मेरे साथ एग्री करती हो तो फिर मैं कहूंगा कि अगर आपके मिसाल के तौर पे आपने कोई 1 साल पहले सुना होगा कि आप पे आपके एफबीआर के ऊपर अटैक हुआ था, आपके नेशनल बैंक के ऊपर अटैक हुआ था, तो ये तो ऐसे अटैक्स हैं जो कि दुनिया आपके सामने आए, ऐसे अटैक होते रहते हैं। तो जब ये अटैक हो रहा हो तो लाजमी तौर पे उस वक्त भी क्या करें? लाजमी तौर पे अटैकर ने अटैक कर दिया है, डिफेंडर आपकी पुलिस है, वो आर्मी है, ये नहीं उस वक्त काम कर सकती। आपको ऐसे लोग उस वक्त चाहिए जो कि कमांडो माइंड के लोग हैं, जो कमांडो के तौर पे काम करेंगे लेकिन साइबर वर्ल्ड में, और आप यहाँ पे आपके लॉस को मिनिमाइज करें, लॉस को मिनिमाइज करेंगे और अपने एसेट को, डिजिटल एसेट को सेव करें। जी। अब ये क्वेश्चन था यासिर का, यासिर है ना? जी, यासिर अफनान का। क्या मैंने 4 और 5 को एक्सप्लेन कर दिया दोबारा? है कोई क्वेश्चन? ओके। और नॉर्मली इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जो आपकी डिफेंस टीम होती है उसको ब्लू टीम कहते हैं। ठीक हो गया? तो अगर मैं आप लोगों से 4 5 लोग ही हो, अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी अच्छी लगती है, नहीं लगती तो जवाब मत दें। अगर बस ये लिख दें नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अगर अच्छी लगती है तो इन 5 में से जो मैंने 5 टाइप्स आपको बताई, आपको कौन सी टाइप में जाना पसंद पसंद करेंगे? तो सवेरा ने कहा अटैकिंग, तो हम उसे पूछेंगे कि अटैकिंग में आपको कौन सा पसंद है? कलर में चेंज कर देता हूं, क्योंकि मैंने अटैकिंग में 2 बताए, अनएथिकल भी बताया और एथिकल भी बताया। अनएथिकल, ठीक है जी। दी हेयर थर्ड इज वन दी, सर। जी, क्या बोला तहरीम ने? थर्ड वन एथिकल। तो तहरीम ने कहा कि वो एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड होगी। गुड। हरीम ने कहा कि डिजिटल फॉरेंसिक में। फातिमा ने कहा कि अटैकिंग एथिकल में। तो बाकी क्यों, क्या ख्याल है? यासर ने लिखा 5 और 1, तो इसका मतलब है कि ये यासर इज इंटरेस्टेड इन डिजिटल फॉरेंसिक एंड ऑफेंसिव, ऑफेंस बट नॉन एथिकल। ठीक है। तो चलें, आपको आइडिया हो गया कि साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या। गुड इनफ। तो यहां पे ये स्लाइड जो है अब डिफेंस की थोड़ी सी आपको नो हाउ प्रोवाइड कर रही है। सिक्योरिटी सोल्यूशन, सिक्योरिटी सोल्यूशन किसका दर्द सर है? ब्लू टीम का, डिफेंस वालों का। लेकिन मजे की बात है कि कोई भी एक ने भी नहीं कहा कि ही और शी वांट टू बी इन द डिफेंस, जबकि डिफेंस की सीटें जॉब ज्यादा है, क्योंकि हर इदारा अपने नेटवर्क को डिफेंस करना चाहता है, सिक्योर करना चाहता है, तो डिफेंस की जॉब्स ज्यादा है। एनी हाउ, आपकी मर्जी।
जो आप चाहें वही सबसे बेहतर, लेकिन कम से कम कोशिश करें एथिकल रही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। हाँ, तो बात कर रहा था मैं डिफेंस की। तो ये बताता है, ये स्लाइड बताती है कि डिफेंस कैसे करो। तो एक तरीका अभी हमने कहा मालवेयर, तो एंटी मालवेयर इंस्टॉल करो। ऐसे हार्डवेयर इस्तेमाल करो जिससे आपका अटैकर आपके नेटवर्क के अंदर ना आ सके। जैसे देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फायरवॉल्स, फायरवॉल्स। तो इस तरह के बहुत से हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो कि आप इस्तेमाल करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। बात समझ आ गई? गुड। सॉरी। ओके, इसी तरह देखें वही बात उसके साथ डिफेंस के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं हम, कि आप क्या करें, आप डेडिकेटेड फायरवॉल्स अपने नेटवर्क में लगाएं। डेडिकेटेड फायरवॉल्स लगाएं। तो हम साइबर के उसमें स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि फायरवॉल्स हमारे पास हैं, फायरवॉल्स किस तरह, फायरवॉल्स आप अपने नेटवर्क में इंप्लीमेंट करके अपने आप को कोशिश कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपने बस अपने आप को 100% सिक्योर कर लिया, नहीं, 100% हो ही नहीं सकता, क्योंकि अटैकर बहुत इंटेलिजेंट है। वो हर वक्त नई नई मुसीबतें लेकर आता है और आपको नई नई मुसीबतों में डालता है और आपके लिए चैलेंज क्रिएट करता है कि आगे आओ। तो एक तरीका क्या हमने कहा कि जी क्या कर दो, फायरवॉल्स लगा दो। इसी तरह आप एसीएल्स इंप्लीमेंट करो, जिसको कहते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसका मतलब होता है जिसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि क्या परमिट है यानी अलाउड है और क्या डिनाइड है, डिनाई है यानी नॉट अलाउड है। तो आप अपने राउटर्स पे या फायरवॉल्स पे क्या चीज इंप्लीमेंट करते हो, एसीएल्स। बात समझ आ गई? इसके अलावा आप लोग क्या इंप्लीमेंट करो, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, आईपीएस और आईडीएस। तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं कि आपके अगर नेटवर्क में कोई इंट्रूड करने की बाहर से कोशिश कर रहा है तो ये उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं, और चाहे तो उससे आप उसको रोक भी सकते हैं, या आपको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये डिफेंडर की चीजें हैं। इसी तरह आप क्या इस्तेमाल करो, वीपीएन इस्तेमाल करो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करो। इसके जरिए, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त आपको दिखा सकूं, जो कि दिखा रहा हूं, इस वक्त दो वीपीएन यहां पे इंस्टॉल्ड हैं। तो इसके जरिए मैं इन नेटवर्क्स तक पहुंच सकता हूं, मुझे अलाउड है। इसका मतलब है कि उन्होंने, हर एक को नहीं इजाजत हुई, सिर्फ उसको इजाजत है जो कि इस वीपीएन के जरिए आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक कंपनी है, एक यूनिवर्सिटी है मिसाल के तौर पे बैकएंड पे ये, और इनका ये नेटवर्क है। आप इस नेटवर्क तक जाना चाहते हैं तो ये राउटर के ऊपर वीपीएन इंस्टॉल्ड है, जो चेक करेगा कि आपको अलाउड हो या नहीं हो। अगर अलाउड हो तो आपको अंदर जाने दे देगा, और अगर अलाउड नहीं हो तो आपको रोक देगा। इस तरह आपने अपने नेटवर्क को क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया। बात समझ आ गई? तो ये टेक्निक्स आप इस्तेमाल करके आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। उसके अंदर रूल्स आप डिफाइन करते हो। क्वेश्चन ये पूछा गया कि फायरवॉल कैसे पता करता है कि ये इसको जाने देना है या नहीं जाने देना। तो मैंने अभी आपको बताया कि फायरवॉल्स के अंदर रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। जब भी रूल को वायलेट किया जाता है, इसका मतलब है कि दैट इज समथिंग गड़बड़, और अगर रूल वायलेट नहीं है तो ठीक है, गो हेड। ठीक है, एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? शाबाश, कम ऑन। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? जब आपने इतना इंटरेस्ट शो किया इस एरिया में, दैट इज अप्रिशिएबल। तो फिर कुछ अंदर से आपकी बातें निकलनी चाहिए। क्यों हरी? क्या बिटकॉइंस में भी इस किस्म के सिक्योरिटी के
चीजें होती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं? जी हरीम, आपने मुझे बताया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि यूर जॉब, यू आर ऑन जॉब। तो मेरा आंसर क्वेश्चन आपसे ये है कि वेदर योर कंपनी इम्प्लीमेंट सम सिक्योरिटी मेथड्स। क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। जी, तो हरीम ने कहा कि सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की गई जा, कंपनी मेरी सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करती है। और उस सिक्योरिटी को जब इंप्लीमेंट करती है तो कुछ लोग होंगे जो कि सिक्योरिटी के लिए ही सिर्फ इस कंपनी ने हायर किए होंगे। नॉर्मली जो ये लोग बैठते हैं जिस जगह पे, उसको कहते हैं सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो सॉक के लोग, तो आपका क्या आपने कहा था, कौन सी कंपनी का नाम और टास्क आपका? समथिंग बिट था, आई डोंट, बिट कोडर शायद कंपनी का नाम था, बिट कोडर। जी जी, बिट कोडर लैब है सर, ओके। तो बिट लोडर कोडर, बिट कोडर करती क्या है, टास्क क्या है इस लैब का? इज इट ए सॉफ्टवेयर हाउस? सर मोस्टली सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, ओके, नाइस, ओके नाइस। तो कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में ज्यादा आप सॉल्यूशंस दे रहे हैं? बिटकोडर किस लैंग्वेज को, क्या सिर्फ वेब पेजेस पे ही काम कर रहे हैं या सीरियस वर्क भी है? और आप क्या, आपकी सॉफ्टवेयर में क्या एक्सपर्टीज है? ओके, तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आखिरी टॉपिक इतना मजा वो नहीं है, लेकिन जस्ट गुजर जाते हैं। जो कहता है आईटी प्रोफेशनल, लाजमी तौर पे हर कोई, जिस तरह हरीम कर काम कर रही है सॉफ्टवेयर में, तो शीज ए आईटी प्रोफेशनल। आप में से कोई अगर सिक्योरिटी का बंदा बनता है तो आईटी प्रोफेशनल, कोई नेटवर्किंग का बंदा बनता है तो आईटी प्रोफेशनल। तो क्वेश्चन इसका ये है कि इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि सीसीएनए का कोर्स है, तो ये आपको बताना ये चाहता है कि सीसीएनए के, मुझसे बार स्टूडेंट पूछते भी हैं कि आप ये बताएं कि सीसीएनए में और मिसाल तौर पे सीसीएनपी या सीसीआई फर्क क्या है? तो मेरा जवाब ये होता है, या डेवनेट क्या है, तो या डेवऑप्स क्या है। तो आपके नॉलेज के लिए ये चीज बताना जरूरी है कि सीसीएनए का मतलब है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। इसका मतलब है कि इसमें ज्यादा डेप्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है। अल्दो कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करूं कि मेरे पास मोस्टली इंजीनियर्स ही होते हैं या कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं, तो मैं उनके साथ कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी डेप्थ ज्यादा डिस्कस कर लूं। लेकिन सीसीएनए का बेसिक मकसद जो है वो ये है कि ज्यादा डेप्थ नहीं, सिर्फ टॉपिक्स को एक ऐसे लेवल तक लेकर जाओ कि एक बंदा किसी कंपनी में एक जॉब हासिल कर सके। ठीक, लेकिन इससे ऊपर क्या होता है, जैसे कि ये आप कह लें कि आपकी बीएस डिग्री है, उसके बाद आपकी लेट करो ये एमएस डिग्री है, तो दैट इज ए कार्ड एज दी सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। तो दिस इज मोर एडवांस और मोर इन डेप्थ स्टडी एंड मोर इन डेप्थ स्किल्स। इसके बाद आप सीसीआई भी कर सकते हैं, विच इज एक्सपर्ट लेवल, विच इज एक्सपर्ट लेवल। अब ये भी पॉसिबल है कि आपके सीसीएनपी करने के लिए लेट करें कि 3 कोर्सेज करने हैं, लेकिन आप उसमें सिर्फ एक कर लेते हैं, बाकी 2 नहीं करते, तो यू विल बी कॉल्ड एज दी सिस्को सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट। समझ आ गई? क्लियर है एवरीवन?
उसके बाद जो चीज लिखी हुई है कि एसोसिएट लेवल पे भी डेफिनेट होता है, स्पेशलाइज लेवल स्पेशलिस्ट लेवल पे भी होता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी होता है, एक्सपर्ट लेवल पे भी। अभी डेफिनेट है क्या? ये बड़ा जबरदस्त चीज है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कुछ जरूर इस साइड पे जाएं, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्किंग या सिक्योरिटी के लिए आप जैसे इंजीनियर्स काम करते हैं, गुड, वेरी नाइस, लेकिन यहां पे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड होते हैं, और उसको इंजीनियर उसमें अच्छा नहीं है। प्रोग्रामिंग में इंजीनियर अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर हरीम हमारी ग्रेजुएट है यूटी पिशावर की, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप देख लें, दे आर नॉट वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, बदकिस्मती है। लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए, स्पेशली डेवलपमेंट के काम जब होते हैं, तो उसके लिए आपको इंजीनियरिंग की अंडरस्टैंडिंग, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को आप एक प्रोग्रामर से जाके इंप्लीमेंट करवाते हैं। अब उसको नेटवर्किंग नहीं आती, या उसको प्रॉब्लम का नहीं पता, और आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका नहीं पता, इसलिए जो सोल्यूशन निकलता है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो अब सिस्को ने ये शुरू किया कि आप जैसे इंजीनियर्स को ही प्रोग्रामिंग का एक्सपर्ट भी बनाना शुरू कर दिया, ताकि आपको प्रॉब्लम का भी पता हो और प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करने का तरीका भी आता हो, तो डेफिनेटली यू विल बी मच बेटर। इसलिए हमने लास्ट टाइम से स्टार्ट किया प्रोग्रामिंग इन पाइथन, और हम सोच रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम को दोबारा से भी प्रोग्रामिंग का कोर्स ऑफर करें, ताकि हमारे लोग स्पेशली इंजीनियर्स, उनको दोनों तरफ से चीजों का पता, तो देन दे विल बी मोर, उनकी उनकी और लाजमी तौर पे जब उनको दोनों चीजें आती होंगी, तो दे मे गो फॉर ऑटोमेशन, चीजों को ऑटोमेट कर देंगे। तो लाजमी तौर पे ऑटोमेट करेंगे तो उनकी सैलरी मे बी 3 टाइम 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? ओके। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं अपने कि जी जॉब्स, तो कहते हैं जी जॉब की वो कमी नहीं है, लेकिन जॉब के लिए किस चीज की जरूरत है? आपके स्किल्स की जरूरत है, नॉलेज प्लस स्किल्स। तो हमारा मसला ये है कि हमारे पास ना नॉलेज है ना स्किल, स्किल हम लेते नहीं है। हरीम के मुझे समझ इस बात की नहीं आई, आपने कहा कि सर दोनों हैं। अच्छा चले ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जी इसके लिए मुख्तलिफ कैरियर के वो मौजूद हैं, जो सिस्को कहता है कि जी अगर आप ये चीजें देखें, मिसाल के तौर पे टैलेंट ब्रिज मैचिंग इंजन है, ये जिससे आप अपनी जॉब्स वगैरह के सर्च कर सकते हैं। तो जो जो आप आगे बढ़ते जाओगे, यू विल हैव दी ऑप्शंस जिससे आप अपने लिए बेहतर जॉब्स निकाल सको। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, सो विद दिस दिस चैप्टर इज ओवर। और इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वेडनेसडे के दिन मिलेंगे, तो वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3, विच इज अबाउट दी विच इज अबाउट दी नेटवर्किंग मॉडल्स, विच इज अबाउट दी OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल। इसको समझना लेडीज एंड जेंटलमैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी नेटवर्क पर्सन। आप कहते होंगे कि हमें ये आता है, लेकिन ये आपको नहीं आता, क्योंकि ऑल नेटवर्किंग इज बेस्ड अपॉन स्पेशली योर TCP/IP मॉडल या TCP/IP सूट। तो अगली क्लास से हम इंशाल्लाह ताला इसको शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपका इस टॉपिक में या किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज कम ऑन।
सर जब हमारे राउटर पे वीपीएन लगा हो तो उसको मतलब कैसे पता लगता है कि इस सिग्नल को पास करना है, ये डेटा पास करना है या नहीं? जी, इसके दो पहले क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं और फिर चैट को भी सुन देख लेता हूं। नो सर, ओके। क्वेश्चन पूछा तहरीम ने कि जी अगर मिसाल के तौर पे, इस मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये वीपीएन है, तो ये एच सी का वीपीएन है, ये एक यूरोपियन यूनिवर्सिटी है उसका वीपीएन है। तो इसको कैसे पता चलता है कि जी इसको जाने देना है या नहीं जाने देना? तो आंसर इसका ये है कि जब मैं यहाँ पे आता हूं तो ये मुझसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। यूजर नेम और पासवर्ड जो कि सिर्फ मुझे पता है, लाजमी तौर पे मैं अगर इसका वो हूं। जब भी ये यूजर नेम पासवर्ड इसके पास राउटर के पास आता है, इसके पास एक स्पेशलाइज्ड सर्वर है जिसको ट्रिपल ए सर्वर कहते हैं, जिसका काम है कि वो उसके पास मेरे यूजर नेम पासवर्ड जो है वो सेव है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट इसको भेज दी जाती है कि चेक करो ये वैलिड यूजर है या कोई हैकर है। तो अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मौजूद है तो ये इस राउटर को कहता है कि इसको जाने दे दो, और अगर नहीं है, मैं गलत दे रहा हूं, तो कहता है इसको आगे किसी सूरत भी जाने मत देना। जी करेंगे। यस सर, क्लियर हो गया। नाइस। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? जी सर फातिमा। पावर लाइन नेटवर्क का बता दे थोड़ा। पावर लाइन पूछा, तहरीम ने पूछ रही है कि पावर लाइन नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा बता दें, रिपीट कर दें। सो रिक्वेस्ट आंसर इज कि मैंने जब भी आप कमिंग वीक में यूनिवर्सिटी आए तो डेफिनेटली आपकी क्लास फिजिकल वीक में भी आप बैठेंगे, तो आपको मैं दिखाऊंगा स्पेशली अपनी दूसरी लैब में ले जाकर कि वहां पे सारी लैब में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके लिए वायर, एक तो इलेक्ट्रिकल वायर हैं, एक तो बिजली की तारें हैं जो कि बिजली के लिए इस्तेमाल होती हैं, और साथ ही कंप्यूटर की के लिए यानी लोकल या नेटवर्क के लिए भी अलग एक वायर्स डाली गई है। तो ये वाली तारें बिजली ली जाती हैं और ये वाली भी कंप्यूटर डेटा लेकर जाती हैं। लेकिन न्यू ट्रेंड ये कहता है कि यह तो ये भी कॉपर वायर और ये भी कॉपर वायर, तो क्यों ना इसी पावर लाइंस के ऊपर डेटा को भी ले जाया जा सके। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पावर लाइन नेटवर्क। ओके, तो तहरीम आपके सवाल का जवाब हो गया? यस सर। तो चलें आज यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैंने बता दिया कि हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ कि टूर से भी सारे लोग वापस आ चुके, मेरे ख्याल से आज वापस आ गए होंगे। मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल तो था कि जुमेरात को वापस आएंगे, लेकिन कल कुछ लोग ऑनलाइन मेरे साथ थे जो कि टूर पे हैं, वो कहते हैं हम फ्राइडे को आएंगे, तो अगर फ्राइडे को भी आना है तो आज पहुंच जाएंगे। तो वेडनेसडे को इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि ज्यादा बेहतर क्लास, ज्यादा लोग अवेलेबल होंगे। और जो लोग नहीं भी क्लास ले रहे, अच्छा यासर बता रहा है कि आ गए। ओके, नाइस। फिर तो आज क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि कल रात को आए हैं यासर। सब बीमार हैं, चले अल्लाह ताला सबको सेहत दे। मौसम अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चले आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। कल कल का मतलब कि वेनेसडे को फिर मिलेंगे। उस वक्त तक ठीक है, उस वक्त तक सबको अल्लाह हाफिज और हैव ए नाइस वीकेंड।